हेलो स्टूडेंट्स। हर कंट्री आज स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर रही है, स्पेस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा रही है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनका कहीं ना कहीं रोल है, कहीं ना कहीं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। ऐसे में यूएसएसआर और यूएसए दो ऐसी कंट्रीज थी, जो ऐसे ग्रुप्स थे जिन्होंने सबसे पहले इनिशिएटिव लिया 1950s के अंदर में, यानी 1957 और 1958 के अंदर में इन्होंने अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च किया और खुद के रॉकेट्स भी डेवलप किए। आज इंडिया, इसरो भी बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। रॉसकॉस्मोस चाइना की स्पेस एजेंसी, जापान की स्पेस एजेंसी, जेक्सा जापान एक्सप्लोरेशन एजेंसी, ये सभी एजेंसी अपनी अपनी फील्ड में, स्पेशली स्पेस साइंस की फील्ड में एक्सेल कर रही हैं। हर कंट्री इस तरह की डेवलपमेंट इस तरीके से कर रही है कि वो फ्यूचर में इनको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहे, और हर टेक्नोलॉजी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आज स्पेस से कनेक्ट कर दिया गया है। लेकिन ऐसे में एक प्रॉब्लम यहां से जनरेट हो जाती है, जो है स्पेस डेब्रिस की प्रॉब्लम। जी हां, जैसे जैसे स्पेस रॉकेट्स को भेजा जा रहा है, स्पेस सैटेलाइट्स को भेजा जा रहा है, रोवर्स को भेजा जा रहा है, दूसरे प्लैनेट्स तक पहुंच रहे हैं, उसके साथ साथ हमारी जो स्पेस डेब्रिस की प्रॉब्लम है वो भी बढ़ती जा रही है। इंडिया ने 2013 में मार्स ऑर्बिटर मिशन प्लान किया, उसके बाद चंद्रयान मिशन किए, आदित्य L1 मिशन किया। इस तरीके से डेवलपमेंट फेज के अंदर में अगर हम देखा जाए तो बहुत ही पॉजिटिव एस्पेक्ट हमें दिखाई देता है कि हर कंट्री अपने अपने लेवल पे एक एडवांसमेंट कर रही है स्पेस टेक्नोलॉजी में। लेकिन इन सभी चीजों से क्रिएट होने वाला जो डेब्रिस है और इनसे जो क्रिएट होने वाले पॉल्यूटेंट्स हैं, वो इस कदर फैल रहे हैं एनवायरमेंट में कि वो भी हमारे अब पॉल्यूशन में पार्टिसिपेट करने लगे हैं। यानी उनका भी 8 से 10% रोल है हमारे बढ़ते हुए पॉल्यूशन के अंदर में। स्पेशली बुरान की अगर हम बात करें, स्पेशली जो मेटल्स से बने हुए कंटामिनेंट्स और पॉल्यूटेंट्स होते हैं एटमॉस्फेयर में, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो गए हैं और कार्सिनोजेनिक होने की वजह से आज बहुत जरूरी है कि इनके ऊपर में कुछ कंट्रोल किया जाए। 1967 में एक इंटरनेशनल स्पेस ट्रीटी साइन की जाती है, जिस ट्रीटी में ये प्रण लिया जाता है, प्लेज लिया जाता है कि फ्यूचर में हम अपने स्पेस को, स्पेशली आउटर स्पेस को खराब नहीं करेंगे, उसके अंदर में डेब्रिस नहीं जनरेट करेंगे। लेकिन आज स्पेस एक्स जैसी कंपनी, भारतीय एयरटेल जैसी कंपनी 10,000 20,000 सैटेलाइट्स लॉन्च करने को प्लान कर रही है। अगर हम स्पेस एक्स की माने तो उनकी जो सब्सिडरी कंपनी है स्टारलिंक, वो कंपनी 34,000 से ज्यादा सैटेलाइट्स को लॉन्च करेगी इन नियर फ्यूचर। वहीं पे भारतीय एयरटेल भी पीछे नहीं है, उन्होंने भी प्रण लिया है कि हम रूरल एरिया में, अपने भारत के अंदर में रूरल एरिया जो हमारे आउटस्कर्ट्स एरिया होते हैं, जहां तक इंटरनेट की सप्लाई ठीक से नहीं है, फास्ट इंटरनेट डेटा नहीं पहुंचता, वहां पे हम डेटा प्रोवाइड करेंगे, फास्ट इंटरनेट सर्विसेज बहुत ही लो कॉस्ट पे प्रोवाइड करेंगे। लेकिन उसके लिए भी हमें कम से कम 18 से 19,000 सैटेलाइट्स को लॉन्च करना पड़ेगा। क्या आप जानते हैं कि आज के टाइम पे टोटल कितने सैटेलाइट्स आसपास घूम रहे हैं? यानी 27,000 के आसपास हमारे सैटेलाइट्स हैं, जिसमें सिर्फ 10,000 ही वर्किंग कंडीशन में है, और नियर फ्यूचर जितना एक्सपेक्टेड है 2050 तक इन सैटेलाइट्स की मात्रा बढ़ के लगभग 1,10,000 हो जाएगी। डेफिनेटली अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज जनरेट करती हैं, और ये दुनिया के सामने एक ऐसा थ्रेट पोज करती हैं कि फ्यूचर में हो सकता है कि स्पेस जो एक्सप्लोरेशन है उसमें भी कमी देखने को मिले। आज हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि क्या है ये स्पेस डेब्रिस, कब कब ये स्पेस डेब्रिस क्रिएट होता है, क्या कंट्रीज स्टेप्स ले रही हैं, क्या स्टेप्स लिए हैं उन्होंने इस पॉल्यूशन को कम करने के लिए, डेब्रिस को कम करने के लिए। आइए इस चीज को डिटेल में समझते हैं। सो राइजिंग सैटेलाइट नंबर रेज कंसर्न ओवर द एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन। लगभग आज के टाइम पे जो पॉल्यूशन है, लगभग हमारे टोटल 27,000 के आसपास हमारे टोटल सैटेलाइट्स हैं, जिसमें से 10,000 अभी वर्किंग कंडीशन में है, बाकी वर्किंग कंडीशन में नहीं है, और वो एक स्पेस डेब्रिस की तरह सामने आ रहे हैं और धीरे धीरे वो कास्केडिंग इफेक्ट भी कर रहे हैं। इस तरीके से अगर आप देखेंगे, पूरा अर्थ कवर हो चुका है हमारे सैटेलाइट से, और इससे जो हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। एटलीस्ट हम जो सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं उसको तो लॉन्च करना ही पड़ेगा, बट एटलीस्ट जो वर्किंग कंडीशन में नहीं है और जो पॉल्यूशन इनसे एमिट हुआ है, एटलीस्ट उसको कम करने की कोशिश की जा सकती है।
आपको एक जानकारी देना चाहते हैं कि चहल एकेडमी लाए हैं एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर, जिसमें हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर की जो फीस थी 49,999 से जस्ट 24,999 कर दी गई है फॉर अ लिमिटेड टाइम ऑफर, जिसमें हम एनसीईआरटी के सारे लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करेंगे। जीएस के लेक्चर्स होंगे, सी सेट और एसए लेक्चर्स के ऊपर में आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा किस तरीके से आपको एसए लिखना है और सी सेट क्लियर करना है। करंट अफेयर्स हमें रेगुलर बेसिस पे लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाती है, टेस्ट सीरीज इसके अंदर में इंक्लूडेड है, और पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, जहां पे पर्सनल मेंटर आपको ये बताएंगे कि आपको अपनी प्रिपरेशन को किस तरीके से चेंज करना चाहिए, उसके अंदर में कैसे आप एडवांसमेंट कर सकते हैं, ज्यादा आउटपुट कम टाइम में आप कैसे निकाल सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को क्लिक करके आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। बात करते हैं हमारे इस टॉपिक की, तो स्पेस डेब्रिस एक बहुत बड़ा कंसर्न है और अभी रिसेंट न्यूज में भी चल रहा है। वाई सैटेलाइट स्पेस जंक, जिसको हम जंक भी बोल सकते हैं, मे बी बैड न्यूज फॉर द एनवायरमेंट। यानी हम सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी खबर है, कंट्रीज डेवलप कर रही है, अपनी अपनी जो टेक्नोलॉजीज है फर्दर उनको बढ़ा रही है, लेकिन दूसरी तरफ इसका जो नेगेटिव एस्पेक्ट हमें देखने को मिल रहा है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज पोज करेगा इन नियर फ्यूचर। While pollution from burnt up satellites high up in the atmosphere is seemingly a distant concern for human, it might lead to ripple effect that will change the chemistry of the atmosphere. This is not a good news. Definitely a good news नहीं है। पहले आपको ये बता दें कि स्पेस डेब्रिस जनरेट कैसे होता है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि हमारा जो सैटेलाइट है ये है हमारा अर्थ और ये है हमारा एटमॉस्फेयर। तो ये जो हमारा सैटेलाइट होता है उसको लॉन्च करने के लिए हम जनरली यूज करते हैं रॉकेट्स, जिसको आप टेक्निकल लैंग्वेज में बोल सकते हैं स्पेस लॉन्च व्हीकल। यानी स्पेस लॉन्च व्हीकल और रॉकेट हमारे सैटेलाइट को लॉन्च करने में हेल्प करता है। उदाहरण के तौर पे अगर किसी सैटेलाइट को इधर आसपास कहीं लॉन्च करना है, यानी 2000, 3000, 4000, 5000, 10000 किलोमीटर तक लॉन्च करना है, या फिर 36000 किलोमीटर तक लॉन्च करना है, जो हमारी मैक्सिमम रेंज रहती है, जिस रेंज में हमारी ग्रेविटी रहती है, जिसकी वजह से हमारा सैटेलाइट कॉन्टिन्यूअसली विदाउट एनी असिस्टेंस अर्थ के चारों तरफ घूम सकता है, या फिर हमें किसी प्लैनेट को एक्सप्लोर करना है, या फिर किसी एस्टेरॉयड को एक्सप्लोर करना है, तो ऐसे केस में हम अपने रॉकेट से सैटेलाइट्स को, रोवर्स को और जो मशीन्स होती हैं उनको लॉन्च करते हैं। बट जो रॉकेट इन चीजों के लिए यूज किया जाता है वो या तो 2 स्टेज होता है, 3 स्टेज होता है, या फिर 4 स्टेजेस, क्योंकि फ्यूल कम हमें यूज करना होता है, इस वजह से हम उसको स्टेजेस में यूज करते हैं। अननेसेसरी स्टेजेस नहीं बनाई जाती हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हमारे पास सिंगल एक कंटेनर होगा और ये हमारा मान लीजिए कि सैटेलाइट है, इसको लॉन्च करने के लिए हमें पूरे लॉन्च व्हीकल को ले जाना पड़ता है, जिसमें सबसे ज्यादा वेट होता है हमारे फ्यूल का। यानी ऐसा मान लीजिए कि हमारे एक कंटेनर है जिसके अंदर में 100 लीटर फ्यूल आ सकता है, और अभी थोड़ी हाइट के जाने के बाद अब सिर्फ इसके अंदर में 10 लीटर फ्यूल बचा है। 10 लीटर फ्यूल होने के बावजूद ये हमारा पूरा का पूरा कंटेनर इसके साथ में जाता है, जिसकी वजह से इसका टोटल वेट बढ़ जाता है। यानी अगर जैसे जैसे हमारा फ्यूल कंज्यूम होता रहे, यूज होता रहे, वैसे वैसे कंटेनर को अगर हम डिटैच करते रहेंगे तो हमारा जो ओवरऑल एफिशिएंसी है और जो ओवरऑल कॉस्ट है वो हमारा कम हो जाता है और एफिशिएंसी हमारी बढ़ जाती है। तो ऐसे में हम जो रॉकेट्स होते हैं उनको स्टेजेस के अंदर में डिवाइड कर देते हैं। दिस इज 1 स्टेज, दिस इज 2nd स्टेज, दिस इज 3rd स्टेज, और मान लीजिए 4th स्टेज पे हमारा सैटेलाइट एग्जिस्ट करता है। अब जैसे जैसे ये हाइट बढ़ती रहती है हम इन स्टेजेस को निकालते रहते हैं, और जैसे ही ये स्टेजेस होती हैं, और दूसरी बात आपको जाननी चाहिए कि हमारा रॉकेट इस सैटेलाइट को आखिर लेके कहां तक जाता है। डेफिनेटली एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लोगों को कई बार लगता है कि हमारा जो रॉकेट है वो उस सैटेलाइट को उस पर्टिकुलर प्लैनेट तक लेके जाता है, या एस्टेरॉयड तक लेके जाता है, या फिर उस पर्टिकुलर ऑर्बिट तक लेके जाता है, जबकि ऐसा करेक्ट नहीं है। सैटेलाइट को एक न्यूटन का 3rd लॉ फॉलो करना होता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी जब तक वो एयर को बर्न करके पीछे की तरफ पुश नहीं करेगा और जो एग्जिस्टिंग एयर है उसको पुश नहीं करेगा, तब तक इसको रिवर्स डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स नहीं मिलेगा।
यानी रॉकेट को जो 7.92 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड चाहिए होती है, यानी रॉकेट को एक आसपास की रेंज में जाने के लिए लगभग इतनी स्पीड चाहिए। और अगर वो अर्थ की ग्रेविटी को ओवरकम करके निकलना चाहता है, यानी एस्टेरॉयड और अगर कोई दूसरा प्लैनेट हमारा टारगेट है, तो उसमें हमें एस्केप वेलोसिटी को अचीव करना होता है, जो होती है हमारी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। यानी अर्थ के अगर हमें आसपास जाना है 36,000 किलोमीटर तक, तो हमारी स्पीड होनी चाहिए 7.92 किलोमीटर पर सेकंड। और अगर अर्थ की ग्रेविटी को ओवरकम करके टू एस्केप आउट कंप्लीटली फ्रॉम द अर्थ्स ग्रेविटी, वी नीड एट लीस्ट 11.2 किलोमीटर पर सेकंड स्पीड, जिसको बोलते हैं हम एस्केप वेलोसिटी। यानी यहां से लेकर यहां तक जाने के लिए एस्केप वेलोसिटी, और आसपास की ऑर्बिट में जाने के लिए हमें चाहिए ऑर्बिटल वेलोसिटी, जो कि होती है 7.92 किलोमीटर पर सेकंड। और इसके अंदर भी हम रॉकेट को स्टेजेस के अंदर में यूज करते हैं। यानी इतना आप समझ गए होंगे कि हमें जो स्पीड है ये सिर्फ एटमॉस्फेयर में ही अचीव हो सकती है। मान लीजिए हमने एक सैटेलाइट यहां से लॉन्च किया, तो कुछ डिस्टेंस जाने के बाद फर्स्ट पार्ट डिटैच हो जाएगा, फिर सेकंड स्टेज डिटैच हो जाएगी, फिर थर्ड स्टेज डिटैच हो जाएगी, और फिर फाइनल स्टेज होगी एटमॉस्फेयर के अंदर ही, जिसको मोमेंटम मिल जाएगा या तो इतना या फिर इतना। अगर इतना मोमेंटम मिल जाएगा तो ये सीधा चले जाएगी इन दोनों चीजों के ऊपर, और अगर इतना मोमेंटम इसको मिल गया 7.92 या फिर प्रैक्टिकली देखें तो 8.4 किलोमीटर पर सेकंड, तो ये किसी ऑर्बिट तक ये आसानी से जा सकता है, ओनली विद द मोमेंटम। यानी रॉकेट सिर्फ आपको एटमॉस्फेयर तक का साथ देगा, उसके बाद सैटेलाइट को वहां से डिटैच कर दिया जाएगा अपने हैश को ओपन करके, अंदर से सैटेलाइट सीधा निकल जाएगा और जो डिजायर्ड ऑर्बिट है वहां तक वो पहुंच जाएगा। तो हमें इतनी स्पीड देनी होती है कि वो जैसे जैसे अपनी ऑर्बिट तक पहुंचे, वहां तक पहुंचते पहुंचते उसकी स्पीड जो है 0 हो जाए। ऐसे में जब हम इस पार्ट को डिटैच करते हैं तो वो वापस से हमारे एटमॉस्फेयर में ग्रेविटी की वजह से एंटर करते हैं। बहुत ज्यादा जब वो हमारी स्पीड से नीचे की तरफ गिरते हैं तो उस टाइम पे एयर के फ्रिक्शन की वजह से वो कंबस्ट आउट हो जाते हैं, और वो कंबस्ट आउट होने की वजह से एयर के अंदर में एक डेब्रिस या फिर एयर पॉल्यूशन क्रिएट कर देते हैं। यानी हमारी जो अगर मान लीजिए 4 स्टेज रॉकेट है, 1 2 3 और 4 स्टेज अगर रॉकेट है, तो जो 3 स्टेजेस हैं वो एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करेगी, कंबस्ट आउट हो जाएंगी और धीरे धीरे गैसेस में कन्वर्ट होके एयर के साथ मिक्स हो जाएगी। और जो 4th स्टेज होती है वो यहां पे बहुत ज्यादा ऊंचाई पे होने के बाद इस वजह से यहां पे अर्थ ग्रेविटी में नहीं आ पाती, और जो 4th स्टेज है वो चारों तरफ हमारे एटमॉस्फेयर के चारों तरफ ऐसे घूमती चली जाती है। ऐसी जनरली 4th स्टेज होती है, या फिर कोई भी लास्ट स्टेज, यानी अगर 3 स्टेज रॉकेट है तो 3rd स्टेज यहां पे फाइनल स्टेज जो होगी ये बाहर एटमॉस्फेयर में इस तरीके से घूमती रहेगी। अगर ये 4th स्टेज है तो 4th स्टेज हमारे चारों तरफ ऐसे घूमती रहेगी और सैटेलाइट जो है यहां से निकल जाएगा। यानी हमारे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल रॉकेट के अंदर में 3 चीजें हैं। जो हमारी 4 स्टेज रॉकेट है जिसमें 3 स्टेजेस एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाएगी, डेब्रिस बनाएंगी, और जो 4th स्टेज होगी वो फाइनल ऑर्बिट में रहेगी, और जो फाइनल ऑर्बिट में नहीं, एटमॉस्फेयर की आउटर एजेस में रहेगी, और जो सैटेलाइट होगा वो अपनी फाइनल ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। बट ऐसा करने में एक बहुत बड़ा डेब्रिस क्रिएट होता है, जो कि साइंटिस्ट की माने तो लगभग एयर पॉल्यूशन में जितने भी मेटल्स प्रेजेंट होते हैं उसमें से 10% जो मेटल्स हैं इन्हीं स्पेस लॉन्च व्हीकल से आते हैं। बात करते हैं पर्टिकुलर न्यूज की, जिन्होंने बताया है कि 10,000 से ज्यादा अभी एक्टिव सैटेलाइट जो एट प्रेजेंट काम कर रहे हैं, अर्थ के चारों तरफ घूम रहे हैं, एक्सपेक्टेड टू सर्ज 1 लाख तक हो सकते हैं 2030 तक, और 1,10,000 से ज्यादा हो सकते हैं 2050 तक इन अ कमिंग ईयर्स। As satellite reach the end of their life cycle, they burn up upon re-entry, releasing pollutant into the upper atmosphere. जैसे ही उसकी लाइफ खत्म हो जाती है, उसका काम खत्म हो जाता है एटमॉस्फेयर में, जब वो एंटर करता है फिर वो बर्न हो जाता है, कंबस्ट हो जाता है, और उसकी वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ने के बाद फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन की वजह से वो कंबस्ट आउट हो जाता है। इस चीज को सबसे पहले बताया था नासा के साइंटिस्ट ने, डोनाल्ड जे कैसलर। ये नासा के साइंटिस्ट है जिन्होंने पहली बार इसकी इफेक्ट को बताया, और उस इफेक्ट को इन्होंने नाम दिया कास्केडिंग इफेक्ट। कास्केडिंग इफेक्ट
कास्केडिंग इफेक्ट का यहाँ पे मतलब है कि जब सैटेलाइट्स के जो पार्ट्स हैं, रॉकेट्स के जो पार्ट्स हैं, जब वो नीचे आने की कोशिश करेंगे तो आपस में टकरा भी सकते हैं, और अगर वो टकराए तो दो सैटेलाइट्स अगर वो टकराएंगे तो हजारों पीसेस में डिवाइड हो जाएंगे। यानी अगर दो सैटेलाइट्स आपस में टकराते हैं तो वो छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाएंगे। इनकी फर्दर फिर डिवीजन होगा, फर्दर कोलिजन होगा, और फिर और छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर में इस तरीके से डिवाइड हो जाएंगे। इनका फर्दर कॉलिजन होगा, और कॉलिजन होने के बाद हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये फर्दर इनका जो डिफरेंशिएशन है और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो गया है। इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट। जी हाँ, इकोनॉमी में भी एक कास्केडिंग इफेक्ट होता है। यहाँ पे कास्केडिंग इफेक्ट शो कर रहा है कि नंबर जैसे जैसे बढ़ते चले जा रहे हैं, हमारा जो एनवायरमेंटल इंपैक्ट है, नेगेटिव इंपैक्ट, वो भी बढ़ता चला जा रहा है। इसको पहली बार बताया डोनाल्ड जे केस्लर ने, और उसके बाद से सारी कंट्रीज अलर्ट हो गई कि हमें अपने कंट्री में जो पॉल्यूशन जो क्रिएट हो रहा है बिकॉज ऑफ दी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, उसको किसी भी तरीके से कम करना होगा। Scientists are increasing concern about the long-term environmental impact of the growing space debris, which could lead to significant atmospheric pollution and pose risk to the space sustainability. अगर ऐसा बहुत बड़े लेवल पे हुआ तो हम फ्यूचर में अगले सैटेलाइट्स को, आगे के सैटेलाइट्स को कैसे लॉन्च कर पाएंगे। बात करते हैं किस किस टाइप के पॉल्यूशन और इसको किन लोगों ने इनको पहली बार बताया। सबसे ज्यादा जो एल्यूमिनियम और मेटल के कंटेमिनेंट्स हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में आ जाते हैं। मेनली इसको डेनियल मुर्फी ने बताया था नेशनल ओशियन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन से, और बताया था कुछ और लोगों ने 2023 में, जैसे कि 10% जो हमारा एरोजोल है, स्पेशली जो एयर के अंदर में मेटल्स प्रेजेंट है, वो सैटेलाइट में स्पेशली स्ट्रेटोस्फेयर में एल्यूमिनियम और ये चीजें होती हैं, अदर मेटल्स होते हैं जिसमें निकल भी हो सकता है, कुछ आर्सेनिक भी हो सकता है, और कुछ आयरन के पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, वो बर्न हो जाते हैं और वो हमारा स्पेस डेब्रिस क्रिएट करते हैं। इंक्रीज इन द एमिशन फ्रॉम सैटेलाइट री एंट्री, और ज्यादातर हमने देखा है, स्पेशली इन्होंने बताया कॉनर बार्कर जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में काम करते हैं, उन्होंने बताया कि हमारा जो एक तरीके से एमिशन है वो सैटेलाइट की री एंट्री के टाइम पे सबसे ज्यादा होता है। यानी जब सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है जब उतना नहीं क्रिएट होता, लेकिन जब उसके पार्ट बाय पार्ट नीचे फॉल करते हैं तब ये बहुत ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करता है। ऐसा बताया यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के एक इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर ने 2024 में रिपोर्टेड अ सिग्निफिकेंट राइज इन द एमिशन फ्रॉम द सैटेलाइट रीएंट्रीज। ज्यादातर हमें एल्यूमिनियम और नाइट्रोजन जैसे कंटेमिनेंट्स ऑक्साइड्स के मिलते हैं जो कि 3.3 बिलियन ग्रेन्स हुआ करते थे 2020 में। आज के टाइम में 5.6 बिलियन ग्राम हो चुका है। आप सोच सकते हैं कि कितना ये बिलियन ग्राम्स में बढ़ चुका है, यानी लगभग 60% के आसपास की इंक्रीमेंट सिर्फ 2 साल में हमें दिखाई दे रही है। आने वाले सालों में जब हम बहुत ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च कर रहे होंगे, लाखों की तादाद में सैटेलाइट्स होंगे, तो कितने रॉकेट से हमारे डेब्रिस क्रिएट होंगे और कितने सैटेलाइट खुद उससे हमारे रॉकेट से और सैटेलाइट से डेब्रिस क्रिएट होगा। बात करते हैं किस किस तरह के कंटेमिनेंट्स यहां से निकलते हैं। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस को बार बार पूछता रहा है कि स्टील इंडस्ट्री से बताइए, थर्मल पावर प्लांट से बताइए, पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री से बताइए किस तरह के पॉल्यूशंस निकलते हैं। यहां से अब ये करंट टॉपिक में है तो डेफिनेटली पूछने के जाने के चांसेस ज्यादा है। ब्लैक कार्बन, इसमें बहुत ज्यादा एमिशन होता है। ब्लैक कार्बन एक छोटे ऐसे अनबर्न्ड कार्बन के पीसीज होते हैं जो कि एटमॉस्फेयर में इस तरीके से स्प्रेड हो जाते हैं, और जो आप जानते होंगे, सपोज कर लीजिए हमारे पास कहीं फ्रेश स्नो है, तो फ्रेश स्नो का जो एल्बिडो होता है वो लगभग 90% के आसपास होता है। यानी आने वाली इनकमिंग सनलाइट से जो हमारी जो सनलाइट है उसका 90% लाइट को वो वापस से रिफ्लेक्ट कर देता है। स्नो सिर्फ 8 से 10% लाइट को ही, सनलाइट को और हीट को एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से हमारे एंटार्क्टिका, आर्कटिक और हमारे जो एल्टीट्यूड्स पे, माउंटेन्स पे जो आइस कैप्स है वो आइस स्टोर्ड रहती है। लेकिन अगर इनके ऊपर ब्लैक कार्बन की चादर अगर चढ़ जाती है, अगर इनके ऊपर ब्लैक चादर चढ़ जाती है यानी ब्लैक कार्बन चढ़ जाती है, तो एल्बिडो इफेक्ट
कम हो जाएगा, ज्यादा सनलाइट ये एब्जॉर्ब करेगा और ज्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब करने की वजह से जो आज हमारे आर्कटिक एंटार्क्टिका में आइस दिखाई दे रही है या पहाड़ों पे हमें आइस दिखाई देती है, वो बहुत फास्ट रेट से डिग्रेड करने लग जाएगी, मेल्ट होने लग जाएगी, सी लेवल बढ़ जाएगा। हमारे जो मॉनसून पैटर्न है, रेनफॉल पैटर्न्स है, प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स है, वो चेंज हो जाएंगे। कुछ कंट्रीज ड्रॉट प्रोन हो जाएगी, कुछ कंट्रीज फ्लड प्रोन हो जाएंगी। डेफिनेटली एनवायरमेंटल कंसर्न यहां पे बहुत ज्यादा है। ब्लैक कार्बन एमिट होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स और क्लोरीन गैसेस यहां पे एमिट होती है। ये मेन कंपोनेंट्स है, इसके अलावा बहुत सारी और भी गैसेस एमिट होती है, लेकिन जो सबसे ज्यादा पॉल्यूशन करती हैं वो हमारी ये वाली गैसेस ही होती हैं। बात करें इंपैक्ट ऑन द स्ट्रेटोस्फीयर एंड द क्लाउड, इट पॉज ए थ्रेट टू द पोटेंशियल थ्रेट टू द ओजोन लेयर, यानी इनमें से कुछ जो पार्टिकल्स हैं वो ओडीएस की तरह काम भी करते हैं, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस जो ओजोन को डिप्लीट करते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि जो सीएफसी होता है, पीएफसी होता है, इस तरह के जो पार्टिकल, मिथाइल क्लोरोफॉर्म होता है, मिथाइल ब्रोमाइड होता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड हेलोन, ये सारे के सारे हमारे ओडीएस की कैटेगरी में आते हैं। यानी सीटीसी हेलोन, हमारा पीएफसी परफ्लोरोकार्बन, सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यहां पे अगर हम देखते हैं मिथाइल क्लोरोफॉर्म और मिथाइल अगर ब्रोमाइड की अगर हम बात करें, ब्रोमाइड, ये सभी ओडीएस हैं और इन्हीं के जैसा नेचर रखते हैं ये वाले गैसेस भी, तो ये ओजोन को डिप्लीट भी कर सकते हैं। ओजोन एक ऐसी लेयर होती है एटमॉस्फेयर में जो 99% तक हार्मफुल यूवी रेस को प्रोटेक्ट कर लेती है, अर्थ तक नहीं पहुंचने देती, सिर्फ 1% को ही अलाउ करती है या 1% से कम को ही अलाउ करती है। बट ऐसे में अगर ओजोन ही डिप्लीट हो जाएगी तो ज्यादा यूवी रेस पहुंचेगी, ज्यादा ह्यूमन जो है वो परेशान होंगे टेम्परेचर से, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी और भी बहुत सारी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, डिहाइड्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स भी बढ़ सकती हैं। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंगली ये हमारे जो केमिस्ट्री है उसको ही पूरा चेंज कर सकता है। यानी ये जो पार्टिकल्स यहां से एमिट होते हैं, यानी जो पार्टिकल्स रॉकेट से और सैटेलाइट से निकलते हैं, ये जो है हमारी गैसेस के साथ रिएक्ट करके किसी थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है और वो शायद ऐसी फॉर्म हो जिसको हम इजीली कंट्रोल ना कर पाए। पॉल्यूटेंट फ्रॉम द बर्न्ट अप सैटेलाइट्स इन द अपर एटमॉस्फेयर may seem distant, but it could significantly alter the chemistry of the earth atmosphere. Even small changes, यानी अगर बहुत छोटे चेंजेस भी आएंगे तब भी बहुत बड़े चेंजेस एटमॉस्फेयर में दिखाई देंगे। इन द एटमॉस्फेरिक कॉम्पोजिशन कैन ट्रिगर मैसिव डिसरप्शन अफेक्टिंग लाइफ दैट हैज इवॉल्व्ड टू थ्राइव इन अर्थ स्पेसिफिक एनवायरनमेंट एंड कंडीशन। यानी जो पार्टिकल्स होते हैं, स्पेशली जो यहां से बोरान या जो पार्टिकल्स अभी आपने देखे, कार्बन मोनोऑक्साइड और ये सारी गैसेस, ये जो गैसेस हैं ये जो एटमॉस्फेरिक हीट है उसको भी ट्रैप कर लेती है और ग्लोबल वार्मिंग भी करती है, जो कि एक बहुत बड़ा कंसर्न है। ओजोन को डिप्लीट कर रही है, लगभग 99% यूवी रेस को प्रोटेक्ट करने वाली ओजोन लेयर वो खुद परेशानी में है, उसको भी एक तरीके से डिप्लीट किया जा रहा है इन सैटेलाइट्स के बुरान्स और जो कंटेमिनेंट्स है उनके द्वारा। एडिशनल जो एटमॉस्फेरिक थ्रेट भी है, यानी जो सूट निकलता है, सूट का मतलब होता है छोटे छोटे पार्टिकल जो इसके इंजन के कंबशन के बाद निकलते हैं। आपने देखा होगा जब भी कोई रॉकेट को लॉन्च किया जाता है तो पीछे की तरफ में जो गैस निकल के आती है व्हाइट कलर का आपको इस तरीके से दिखाई देता है, वो होता है सूट। वो सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है जिसकी वजह से वार्मिंग भी बढ़ सकती है। मेटल्स जैसे हमारे कॉपर हो गया, रिलीज ड्यूरिंग स्पेस इंसिनरेशन आर पोटेंट कैटलिस्टिक फॉर केमिकल रिएक्शंस भी करा सकता है कॉपर की वजह से इन द एटमॉस्फेयर, व्हिच कुड फर्दर ऑल्टर द एटमॉस्फेरिक बैलेंस। These metals may also promote the formation of particles that serve as seed for cloud formation, potentially affecting the weather pattern and the climate change. यानी आपको पता होगा कि हमारे बादल किस तरीके से बनते हैं। जो हमारे एटमॉस्फेयर में एयर जो होती है, वो एयर के अंदर में जो वाटर प्रेजेंट होता है, जब वो धीरे धीरे फ्रीज होने लगता है, वही हमारे बादल बनाते हैं। लेकिन ये बादल बनते कैसे हैं? इन बादलों को, यानी जो वाटर के पार्टिकल्स हैं, उनको एयर के पार्टिकल्स के ऊपर बैठना पड़ता है, लेकिन एयर के पार्टिकल बहुत ज्यादा लाइट होते हैं जिसकी वजह से प्रॉपर क्लाउड नहीं बन पाते। लेकिन जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं
वो गैसेस के पार्टिकल से थोड़े बड़े होते हैं, जिनके ऊपर में एयर में प्रेजेंट जो वाटर है वो चिपक जाती है, वो अटैच हो जाती है और उनको एक न्यूक्लियाई की तरह एक्ट करते हैं। यानी जो कंटेमिनेंट्स है, पॉल्यूटेंट्स है, वो एक न्यूक्लियर, एक बेस की तरह काम करते हैं इस पानी के लिए। और जैसे ही ज्यादा क्वांटिटी का पानी उसके ऊपर स्टोर होता है, वो एक तरीके से बारिश करने लग जाता है। तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है हमारे सामने। लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेट इफेक्ट इसमें बढ़ते हैं, यानी एक तरीके से एग्जावेट कर देगा क्लाइमेट चेंज को, बढ़ा देगा क्लाइमेट चेंज को और इंपैक्ट करेगा हमारे वेदर साइकिल्स को। यानी हमारी जो नाइट्रोजन, कार्बन, वाटर, फोस्फोरस, इस तरह की जो साइकिल्स हैं उसको भी ये चेंज कर सकता है। बात करते हैं क्या क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट्स के द्वारा। जैसा मैंने आपको बताया 1967 में सबसे पहले इंटरनेशनल स्पेस ट्रीटी आती है और इंटरनेशनल स्पेस ट्रीटी में ये प्लेज लिया जाता है हर कंट्री द्वारा, स्पेशली जो इसके मेंबर है, कि हम अननेसेसरी स्पेस डेब्रिस क्रिएट नहीं करेंगे, एनवायरमेंट को यानी एक तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, स्पेशली आउटर स्पेस। आउटर स्पेस का मतलब है कार्बन लाइन से ऊपर वाला रीजन। सपोज दिस इज आवर अर्थ, तो 100 किलोमीटर के ऊपर में जो हमारी जो इमेजिनरी लाइन है उसको हम बोलते हैं कार्बन लाइन। इसको बताने वाले साइंटिस्ट का नाम ही कार्बन है, इसकी वजह से इसको कार्बन लाइन बोलते हैं। ये जो कार्बन लाइन है, कार्बन लाइन से ऊपर वाले स्पेस को बोलते हैं हम आउटर स्पेस, और इसके अंदर वाले स्पेस को हम बोलते हैं इनर स्पेस। यानी ये जो ट्रीटी साइन किया गया था स्पेशली आउटर स्पेस के लिए, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपने किसी तरीके से मार्स पे आप पहुंच जाते हैं, ह्यूमंस को भेज देते हैं, मून पे आप ह्यूमन को भेज देते हैं, तो आप उन पर्टिकुलर रीजन्स को, उस पर्टिकुलर प्लैनेट एस्टेरॉइड को अपना क्लेम नहीं कर सकते हैं, ऐसा इस ट्रीटी में कहा गया है। यानी उदाहरण के तौर पे अगर नासा क्लेम करता है कि हम चांद पे पहुंच गए, आपसे चांद हमारा है, तो ये ऐसा नहीं बोल सकते। इंडिया ऐसा नहीं कर सकता, रशिया, चाइना, जापान ऐसा नहीं कर सकते हैं। प्लस में स्पेस में किसी भी तरह का पॉल्यूशन, अननेसेसरी रिसर्च पर्पस के लिए और अननेसेसरी वहां पे पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। जब तक कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, हम अपने स्पेस डेब्रिस को बढ़ाएंगे नहीं, ऐसा इस स्पेस ट्रीटी में कहा गया है। ऐसे ही यूनाइटेड नेशन के अंदर में और नासा की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो सेफ सैटेलाइट डिजाइनिंग के बारे में बात की गई है कि डिजाइन इस तरीके से करें कि ज्यादा कंटेमिनेंट्स एयर में ना पहुंचे, ऑर्बिट को मैनेज किया जाए टू रिड्यूस द स्पेस डेब्रिस, और इस तरह के प्रोग्राम लाए जाए जिसमें स्पेस डेब्रिस को वापस से अर्थ पे बुला लिया जाए, वापस से अर्थ पे ले आया जाए, और या फिर उसको इस तरीके से वहीं पे कंबस्ट कर दिया जाए कि वो हमारे आसपास ना रह पाए। It encourage post emission disposal of the satellite to avoid long term debris। यानी अगर हम बात करें, कुछ टाइम पहले आपने सुना होगा कि एक टीथर डिवाइस डेवलप किया गया जापान द्वारा। उस टीथर डिवाइस के अंदर में एक डिवाइस होगा, एक मैग्नेट की तरह एक डिवाइस होगा, इससे ऊपर जितने भी हमारे सैटेलाइट्स हैं, ये डिवाइस उसको एक तरीके से अट्रैक्ट करेगा। तो जैसे आपने बुल देखा होगा, रेड कलर जब हम बिग बुल के सामने रखते हैं तो बुल उसके सामने खिंचा चला जाता है और फिर अचानक से इस रेड कलर को हटा देते हैं और वो एकदम से आगे वो टकरा जाता है। बिल्कुल ऐसे ही इसी कॉन्सेप्ट पे बना है हमारा टीथर डिवाइस, जो कि जापान ने बनाया है। ये एक स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम से बना हुआ एक ऐसी मैग्नेट है जिससे हमारे जो स्पेस डेब्रिस उसके ऊपर है वो अट्रैक्ट हो जाएंगे। जैसे ही ये अट्रैक्ट होंगे, हम इसको यहां से हटा लेंगे और ये एंटर कर जाएंगे हमारे एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में एंटर करने के बाद एयर फ्रिक्शन की वजह से कंबस्ट आउट हो जाएंगे। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स भी साइन किए गए हैं ओजोन डिप्लीशन के लिए। आप जानते होंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था 1987 में, इससे पहले ये 1985 में वियना कन्वेंशन साइन किया गया था 197 कंट्रीज द्वारा, जिसमें ओजोन को डिप्लीट करने से बचाने के ट्रीटी और जो एग्रीमेंट साइन किए गए थे। लेकिन वो नॉन बाइंडिंग होने की वजह से हमने एक दूसरा एग्रीमेंट साइन किया, प्रोटोकॉल साइन किया, जिसको हम बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कनाडा में ये हुआ था, इस वजह से इसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बोला जाता है। इसमें भी 197 पार्टिसिपेंट थे और इन्होंने डिस्कस किया कि हम किस तरीके से हमारे जो ओडीएस हैं, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, उनको धीरे धीरे करके कम करेंगे। दूसरी अगर हम बात करें, यूएन कमेटी 2020 में यूएन कमेटी ऑन पीसफुल यूज ऑफ द आउटर स्पेस लाया गया, जिसके अंदर में इंटरनेशनल नॉर्म्स टू प्रिवेंट एनवायरमेंट डिग्रेडेशन फ्रॉम स्पेस एक्टिविटीज लाई गई। यानी नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए कि आप इस लिमिट से ज्यादा और इस तरह के कंपोनेंट्स को यूज नहीं कर सकते, इस तरह की पर्टिकुलर तरह की गैसेज अलाउड नहीं है। ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम किए गए बाय यूएन।
रिसर्च एंड मॉनिटरिंग की बात करें तो ऑनगोइंग साइंटिफिक रिसर्च बाय एक्सपर्ट लाइक डेनियल मर्फी की अगर हम बात करें, कॉनर बार्कर की अगर हम बात करें, तो ये अपने अपने लेवल पे बहुत अच्छी रिसर्च कर रहे हैं। और अगर ये कुछ अच्छा डेवलप कर पाते हैं तो दूसरी कंट्रीज के बाद साथ में शेयर करने के बाद ये टेक्नोलॉजी दूसरी कंट्री के पास भी होंगी और हम इस स्पेस डेब्रिस वाली जो प्रॉब्लम है उससे भी बच सकते हैं इन नियर फ्यूचर। फर्दर अगर हम बात करें और क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, स्ट्रॉन्गर रेगुलेशंस होने चाहिए डेफिनेटली। जो सिंपल जैसे आपने जेफ ब्रॉस और एलोन मस्क के और बहुत सारे ऐसे आजकल देख रहे होंगे, अमेजॉन के ऑनर और हमारे बड़े बड़े जो ऑनर्स हैं कंपनीज के, वो स्पेस विजिट कर रहे हैं, स्पेस टूरिज्म स्टार्ट करने वाले हैं। यानी यहां पे हमारा पर्पस सिर्फ स्पेस को एक्सप्लोर करना या फिर वहां पे जो मिनरल्स और रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करना नहीं है। यानी आज के टाइम पे कुछ ऐसी कंट्रीज हैं, अमेजॉन, स्पेसएक्स जैसी कंपनीज हैं जो फ्यूचर में स्पेस टूरिज्म डेवलप करने वाली हैं। यानी यहां से लेकर मार्स तक आपको छोड़कर आएंगे, वापस भी लेकर आएंगे, मून पे आपको छोड़ के वापस लेकर आएंगे। और कोई भी ऐसा प्लैनेट नहीं होगा फ्यूचर में जहां पे टूरिज्म नहीं होगा। हम यहां से उस पर्टिकुलर प्लैनेट पे जाएंगे और वहां पे उसको छुट्टियां बिता के अपना वापस भी आ सकते हैं। बट क्या ये स्पेस टूरिज्म अभी रिक्वायर्ड है? क्या इतनी ज्यादा जरूरत पड़ गई है स्पेस टूरिज्म स्टार्ट करने की कि हम अपने स्पेस को डेब्रिस में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? हम अपने एनवायरनमेंट को एक तरीके से डिग्रेड कर रहे हैं इतने फास्ट रेट से। तो क्या टूरिज्म भी जरूरी है? ऐसे में तो गवर्नमेंट को ऐसा सोचना पड़ेगा। एनहांस सैटेलाइट डिजाइन स्टैंडर्ड, इस तरह के डिजाइन किए जाए। जैसे इंडिया ने भी अभी कुछ टाइम पहले पीसॉम डेवलप किया है। पीसॉम के अंदर में जो 4th स्टेज होगी हमारी, वो 4th स्टेज वापस से हमारी अर्थ के अंदर में एंटर कर जाएगी और अर्थ के अंदर एटमॉस्फेयर में एंटर करने के बाद वो कंबस्ट आउट हो जाएगी। यानी हमारे जो कंपोनेंट्स हैं अगर वो कंबस्ट नहीं होते हैं तो वो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। हालांकि कंबस्टिबल जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, नॉन कंबस्टिबल भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। लेकिन नॉन कंबस्टिबल हैवी क्वांटिटी में रहते हैं और ज्यादा साइज के होते हैं जिसकी वजह से ज्यादा प्रॉब्लम होती है। वहीं पे जो हमारे छोटे पार्टिकल्स, कंटेमिनेंट्स होते हैं वो बहुत छोटे साइज होने की वजह से बहुत ज्यादा हाइट पे पहुंच जाते हैं और वो हमें ह्यूमन को डायरेक्टली कोई इंपैक्ट नहीं करते हैं। इसलिए भी हम चाहते हैं कि चीजें कंबस्ट हो जाए तो ज्यादा बेटर रहता है, अदरवाइज वो भी एक तरह का पॉल्यूशन ही क्रिएट करती है। एडवांस स्पेस ट्रैफिक मैनेजमेंट, जैसे कि अभी कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है इंटरनेशनल लेवल पे कि वो ये देख सके कि कौन कितने सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है, तो उसको अभी एट प्रेजेंट कितने लॉन्च करने चाहिए। यानी जो पुराने वाले हैं जब तक वो रिटायर ना हो तब तक दूसरे वाले को लॉन्च करना अलाउ ना किया जाए, क्योंकि इससे हमारा डेब्रिस बढ़ेगा। लेकिन पुराने वाले एज इट इज वहीं पे बने हुए हैं, वो अभी वर्किंग कंडीशन में भी नहीं है, पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं और नए सैटेलाइट्स हम लॉन्च करते जा रहे हैं जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ट्रैफिक मैनेजमेंट भी हमें देखना होगा, कंट्रीज को बताना होगा कि क्या सही टाइम होगा आपको स्पेस में सैटेलाइट लॉन्च करने का। प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल रॉकेट लॉन्च टेक्नोलॉजीज, इस तरह की टेक्नोलॉजीज को इंप्लीमेंट किया जाए। उदाहरण के तौर पे जो हम फ्यूल यूज करते हैं हाइड्रोक्सिल टर्मिनेट पॉलीब्यूटाडीन, या फिर हम यूज करते हैं मोनोमिथाइल हाइड्रोजीन, अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजीन, नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड, या फिर हम इस तरह के जो मिक्स्ड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन यूज करते हैं। ये जो हार्मफुल हमारे केमिकल्स हैं जो कि एक प्लास्टिक और बहुत ज्यादा केरोसिन की फॉर्म में कन्वर्ट किए जाते हैं पहले, ये जो फॉर्म होती है ये बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकती है। फ्यूचर में हो सकता है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या फिर हाइड्रोजन से रिलेटेड फ्यूल्स को यूज किया जाए, जैसे स्क्रैम जेट इंजन हो गया, सुपरसोनिक कंबशन रामजेट इंजन, जो कि इको फ्रेंडली कंसीडर किया जाता है। अगर हम इतना भी कर पाए तो पॉल्यूशन को काफी रेट तक, स्पेस डेब्रिस को काफी रेट तक हम कम कर सकते हैं। फर्दर अगर हम बात करें तो लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग होनी चाहिए। छोटे छोटे बेसिस पे, छोटे टारगेट नहीं, हमें बड़े टारगेट पे सोचने का टाइम आ चुका है। प्राइवेट कंपनीज और गवर्नमेंट कंपनीज का प्रॉपर कोलैबोरेशन होना चाहिए कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए और इनको भी प्रमोट करना चाहिए। उदाहरण के तौर पे न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, अंतरिक्ष और इस तरह की जो प्राइवेट कंपनीज हैं इंडिया के अंदर में जो प्रमोट, यानी जो हमारी कंपनीज है ये प्राइवेट कंपनीज को प्रमोट करती हैं, और जो इंडिया के अंदर में गोदरेज और दूसरी कंपनीज हैं वो आज हमारे लिए स्पेस के प्रोडक्ट्स बना रही हैं ताकि सस्ते में प्रोडक्ट्स भी बन पाए और
इको फ्रेंडली भी प्रोडक्ट बन पाए, क्योंकि गवर्नमेंट अकेले ऐसी इतनी रिसर्च इतने बड़े लेवल पे नहीं कर सकती। तो कोलैबोरेशन की पीपीपी मोड में जरूरत है। पब्लिक अवेयरनेस और एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी हम अपने पॉल्यूशन को कम करने के लिए ग्लोबल अवेयरनेस करें और जो हमारे सैटेलाइट से निकलने वाले पॉल्यूशन और इंपॉर्टेंस बताएं कि सस्टेनेबल स्पेस प्रैक्टिसेस। यानी आज अगर हम देखेंगे तो एक छोटे से कॉलेज लेवल पे भी सैटेलाइट बनाए जा रहे हैं, जो कि एक टेक्नोलॉजी वाइज देखा जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहां हमें अवेयरनेस की जरूरत है। ऐसे यानी जो कंपोनेंट्स हैं उनको ना बनाया जाए, क्योंकि जितने छोटे लेवल पे ये बनने स्टार्ट हो जाएंगे उतने ही चीप कंपोनेंट्स को यूज किया जाएगा, उतना ही ज्यादा पॉल्यूशन एमिट होगा। तो जरूरत है छोटे छोटे इंस्टीट्यूट में जहां सैटेलाइट्स बन रहे हैं उन इंस्टीट्यूट को बताया जाए कि आपको किस तरह के कंपोनेंट्स ही यूज करने हैं और किस तरह के कंपोनेंट नहीं यूज करने हैं। इसी स्पेस डेब्रिस टॉपिक से रिलेटेड एक मेंस के लिए एक क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। विद द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सैटेलाइट लॉन्चेस एंड स्पेस एक्टिविटीज, द इश्यू ऑफ सैटेलाइट पॉल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन अर्थ एटमॉस्फेयर हैज बिकम अ ग्रोइंग कंसर्न। जैसे जैसे हमारे सैटेलाइट बढ़ते जा रहे हैं और इसका इम्पैक्ट जो अर्थ पे बढ़ता जा रहा है, एक कंसर्न यहाँ पे जनरेट हो रहा है। इन दिस कंटेक्स्ट एग्जामिन द पोटेंशियल एनवायरमेंटल रिस्क एसोसिएटेड विद द सैटेलाइट पॉल्यूशन, और उसके इफेक्ट को बताइए, ओजोन लेयर पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, एंड डिस्कस द स्टेप्स नीडेड टू मिटिगेट इट इम्पैक्ट। जैसा कि मैंने बताया आपको, हमें गवर्नमेंट को यह ध्यान रखना पड़ेगा, अवेयरनेस करनी पड़ेगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, और जो न्यू फ्यूल्स हैं उनको यूज करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। इस क्वेश्चन को 250 वर्ड में एक बार अटेम्प्ट कीजिएगा और इसको लिख के देखिएगा। जो डेटा हमने प्रोवाइड किया है उसको भी उसमें ऐड कीजिएगा। और भी इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए डू सब्सक्राइब आवर चैनल चहल एकेडमी। थैंक यू।